हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। मुझे कुछ लोगों का मैसेज मिला टेलीग्राम पे। उनका कुछ सजेशन था लास्ट वीडियो को लेके। तो पहला जो सजेशन था वो ये था कि मैं ज्योग्राफ़ी और पॉलिटी ये दो सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ। तो पहले किसी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाए। तो अभी जो है पॉलिटी को नेक्स्ट 5 ईयर का जो पेपर है उसको पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफ़ी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब दूसरा सजेशन जो था वो ये था कि मैं क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम पहले ही आपको जो ऑप्शन है वो बता दे रहा हूँ सही है या फिर गलत है, तो जिससे आप लोग खुद का दिमाग नहीं लगा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो क्वेश्चन को उसी फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे जैसे कि रियल टाइम एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आया हो। तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन मैं रीड करके 1 से 1.5 मिनट पॉज मैं करूँगा। उसके बाद आप लोग खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। उसके बाद लास्ट में मैं जो है आपको उसका आंसर बताऊंगा और फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वो एमसीक्यू डिस्कशन। तो अभी ये 2024 प्रीलिम्स वाला जो पेपर है इसमें पॉलिटी का हम लोग आज पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी टी टी कृष्णमाचारी, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अभी आप लोग वीडियो को पॉज करिए, 1 से 1.5 मिनट टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग ने ट्राई किया होगा। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रिसाइड करने से पहले कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रिसाइड किया था इंडिया में। तो सी राजगोपालाचारी के बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा। तो इनसे रिलेटेड सीआर फार्मूला 1944 का वो काफ़ी फेमस है, जो कि डेडलॉक सॉल्व करने के लिए था, इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग। वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप ध्यान से देख लेना। फिर ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने थे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से इन्होंने प्रिसाइड नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। इन्होंने बहुत सारा सोशल रिफॉर्म किया था, जैसे कि महाड़ सत्याग्रह 1927 में। फिर पूना पैक्ट साइन किया था गांधी जी के साथ 1932 में। लेकिन ऐसा कहीं नहीं पड़ा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इन्होंने प्रिसाइड किया था। अब टी टी कृष्णमाचारी ये जो हैं ये की मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के बी आर अम्बेडकर के साथ। अच्छा, टी टी कृष्णमाचारी की तरह एक वी टी कृष्णमाचारी हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इन्हीं के साथ एस सी मुखर्जी उन्होंने भी प्रिसाइड किया था। तो इस टाइप से बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो ये आप ध्यान देना। तो ये भी नहीं थे। फिर लास्ट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिली थी, फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी अपनी 9 दिसंबर 1946 को। तो हम लोग एक फ्रेंच कन्वेंशन है उसको फॉलो किए थे। उसमें क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो प्रिसाइड करेगा मीटिंग को। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उस टाइम वो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो उन्होंने प्रिसाइड किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अब फ्यूचर के क्या क्या प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है और इन ऑप्शंस को आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने फ्यूचर के क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, वो देख लेना। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बताया, उन्होंने सत्याग्रह किया। फिर एजुकेशन और ये सब एक्टिविटी में कैसे पार्टिसिपेट किया, जैसे बहिष्कृत हितकारी सभा जो है 1924 में वो फॉर्म किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो जो लीडर्स हैं जो ऑप्शन में आपके यहाँ दिए हुए हैं यूपीएससी के, उनका आप 360 डिग्री जो है आप पढ़ लो, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, और कौन कौन सी सोसाइटी और इवेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसे आपके मल्टीपल्स क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये क्वेश्चन क्या कहता है विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन, इट provided for the establishment of an all India federation based on the union of the British India provinces and princely states। दूसरा ऑप्शन जो कहता है डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेयर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। तो अभी आप इसको पॉज करिए और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये अपना ब्लूप्रिंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो है वो यहीं से उठाई गई है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कि इट प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, ये बिल्कुल सही है। 1935 के एक्ट से ही एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें कि जो आपका ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस है और जो प्रिंसली स्टेट है वो एक साथ में है। लेकिन रियलिटी में फेडरेशन फॉर्म नहीं हो पाई क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था फेडरेशन ज्वाइन करने से। तो पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर वेयर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। जो फेडरेशन जो बना था उसमें 2 कैटेगरी बनाई गई थी। एक जो थी वो आपकी रिज़र्व कैटेगरी थी और एक जो थी वो ट्रांसफ़र कैटेगरी थी। अब रिज़र्व कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपका जैसे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर या फॉरेन अफेयर जो भी है, ये गवर्नर जनरल जो है उनके हाथ में होता था। वो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेल्प से वो पावर एक्सरसाइज करते थे और जो उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो आंसरेबल नहीं था फेडरल लेजिस्लेचर को। तो यहाँ पे जो दिया है डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर वेयर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल आंसरेबल ही नहीं था फेडरल लेजिस्लेचर को, तो फेडरल लेजिस्लेचर उसको कंट्रोल कैसे करती। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 ओनली होगा, ऑप्शन ए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन से फ्यूचर के क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर आप करोगे। जो बैटल ऑफ प्लासी ऑफ बक्सर था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो काफ़ी पावरफुल हो गई थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन और ये सब बढ़ गया था। तो कंपनी को घाटा होने लगा और उसके बाद उसने बेल आउट पैकेज जो है उसकी डिमांड की ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो उसके बाद से कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे एक्ट आए। तो वो जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बारे में आप पढ़ लेना। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 का हो गया, फिर 1781 का हो गया, फिर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, फिर 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आया तो उसने क्या क्या सजेस्ट किया, तो वो आप देख लेना। ये सब जो एरिया है यूपीएससी का, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है बार बार। फिर उसके बाद चैटर एक्ट आया, वो हर 20-20 साल बाद आता था। तो पहला चैटर एक्ट 1793 में आया जिसमें 5 पॉइंट्स दिए हुए थे। फिर 1813 में आया, फिर 1833 में आया, हर 20 ईयर्स के बाद आ रहा था। तो उसमें जितने पॉइंट्स आपके जो दिए हुए हैं वो सब आप देख लेना। 1853, फिर क्राउन रूल 1858, 1857 का जो रिवोल्ट है वो क्यों हुआ था, उसके पीछे का रीज़न क्या था, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। फिर इंडियंस को भी पावर मिली थी, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और 1947, ये सारा आप एक्ट देख लेना। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ख़ास तौर से 1909, 1919 और 1935 इसमें बहुत बार स्वाइप करता है, तो इसका एक एक पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जैसे कि कम्युनल अवार्ड वाला 1932 वाला, उसको आप देख लेना। फिर ऐसे ये तो हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा ये सब। अभी हम लोग पॉलिटी पे ही स्टिक करते हैं, तो हिस्ट्री वाला सेक्शन कभी डिस्कस करेंगे तो उसमें समझा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अपने।
क्वेश्चन नंबर 66. As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of, पहला है एडिशन, दूसरा है वेरिएशन, तीसरा है रिपील. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. पहला है 1 and 2 ओनली, दूसरा है 2 and 3 ओनली, तीसरा है 1 and 3 ओनली, चौथा है 1, 2 and 3. तो अभी वीडियो पॉज करके आप लोग इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए. आई थिंक आप लोग ने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. तो जो आर्टिकल 368 है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 20 में दिया हुआ है. अब इसमें पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कैसे चेंज किया अमेंड किया जा सकता है. तो एडिशन से ये सही ऑप्शन है, एडिशन. राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A. तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको 2002 में ऐड किया गया था, तो ये सही है. सेकंड है वेरिएशन. तो वेरिएशन मतलब एग्जिस्टिंग चीज़ में चेंज करना. तो जैसे वोटिंग राइट जो था 21 से 18 ईयर्स कर दिया गया 61st अमेंडमेंट से 1989 में. तो वेरिएशन पार्ट जो है ये भी सही हो गया. अब थर्ड पे आते हैं रिपील. रिपील में किसी चीज़ को डिलीट करना या ओमिट करना, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31, इसको रिपील करके लीगल राइट बना दिया गया. तो इसमें पूछ रहा है कि एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील. तो ये तीनों ही सही है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 and 3. अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को क्या अनलिमिटेड पावर देता है. तो यहाँ पे सुप्रीम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1973 का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. अब इसमें क्या है कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन ये पावर अनलिमिटेड और अनचेक्ड नहीं है. पार्लियामेंट जो है लिमिटेड अमेंडमेंट कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट अमेंड नहीं कर सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है कॉन्स्टिट्यूशन का. अब इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, या फिर आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम डिफाइन करती है. तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा. तो इस तरीके से आप जो है फ्यूचर के क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर सकते हो. सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट जजमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर देख लेना आप लोग, और बहुत सारी चीज़ें. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 68. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मनी बिल इन द पार्लियामेंट. पहला है आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स. दूसरा है अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट. चौथा ऑप्शन है अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा. सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3,
डी 1, 3 एंड 4। तो अभी आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग ने खुद से ट्राई किया होगा। चलिए हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन मानते हैं कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, फिर भी आप अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ को अगर ध्यान से पढ़ो, द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। और चौथा जो ऑप्शन है, अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। ये दोनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो एक साथ तो ये दोनों ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकते। तो उस हिसाब से ये जो है 3 एंड 4, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अगर आपको कुछ भी नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, तब भी सेंटेंस पढ़ के मैं बोल रहा हूँ कि आप ये खुद से एनालाइज करो कि द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, और दूसरा है कि द अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों तो साथ में नहीं हो सकते। अब अपने नॉलेज के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल। तो आर्टिकल 109 जो है वो एक्सप्लिसिटली ले डाउन करता है प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल। तो ये जो अपना ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन दी काउंसिल ऑफ स्टेट। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल 109 का सब क्लॉज 1 जो है वो ये बोलता है कि जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है, और विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो दूसरा है स्टेटमेंट वो भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो है दी राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। ये ऑप्शन भी सही है। राज्यसभा के पास जो पावर है मनी बिल को लेके वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू लोकसभा। लोकसभा के पास एब्सोल्यूट पावर है इन टर्म ऑफ मनी बिल। तो राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव बिल और सजेस्ट चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट, और मैक्सिमम जो विथहोल्ड करेगा वो 14 डेज राज्यसभा कर सकता है। फिर चौथा जो है वो लिखा है द अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। ये रॉन्ग है। जो चेंज है राज्यसभा जो भी चेंज सजेस्ट कर रहा है लोकसभा को, लोकसभा वो एक्सेप्ट करे या ना करे ये उसका डिस्क्रिशन है, मैंडेटरी नहीं है। तो जो चौथा ऑप्शन है वो गड़बड़ है। तो सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अब ये जो मनी बिल वाला क्वेश्चन है ये बहुत रिपीटेड थीम है, ये बार बार पूछता है मनी बिल कौन डिफाइन करता है, अब फ्यूचर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो मनी बिल कौन डिफ़ाइन करता है, किसका डिसीज़न फाइनल होता है, ये आप देख लेना। फिर मनी बिल की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में दी हुई है, आपका आर्टिकल 109, 110, 111, 112, 113, 114, ये सब आर्टिकल जो है ये किस किस चीज़ों से डील करता है ये सब आप देख लेना, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। और लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेना। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो है कि द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट इन 2002। द काउंसिल कॉम्प्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। यहाँ मेंबर्स की बात कर रहा है। पहला है गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, दूसरा है चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, तीसरा है
3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चौथा जो है द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो अभी आप लोग पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर इसके डिटेल डिस्कशन पे हम लोग आते हैं। आई होप आप लोग ने खुद से ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब इसको डिस्कस करते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है आपका, वो इस्टेब्लिश हुआ था नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट के थ्रू 1971 में। ये सही है। तो इनिशियली इसमें जो था 7 स्टेट थे, जो कि आपका आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये स्टेट थे। 2002 में इसमें सिक्किम को भी ऐड किया गया। तो ये जो यहाँ पे दिया है कि सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट इन 2002 द काउंसिल कॉम्प्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। अब यहाँ पे ये मेंबर्स की बात कर रहा है। तो ये जो स्टैट्यूटरी काउंसिल है, इसमें इसका जो सेक्शन 3(1) है, ये मेंबर्स की बात करता है। तो इसके मेंबर्स में कौन कौन आते हैं? तो जो भी गवर्नर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट के, वो इसका मेंबर हैं। जो चीफ मिनिस्टर हैं इन सब स्टेट्स के, वो इस काउंसिल के जो है वो मेंबर हैं। और 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी इसके मेंबर है। ये सारा मेंशन है आपका सेक्शन 3(1) में। अभी वहीं बात करें द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसका जो सेक्शन 3(2) है, उसमें मेंशन किया गया है कि जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, और बाकी जो मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे काउंसिल के, और ये दोनों लोग को मेंबर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कि द काउंसिल कॉम्प्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, गवर्नर इसमें फिट बैठते हैं, चीफ मिनिस्टर इसमें फिट बैठते हैं, और 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये फिट बैठते हैं। बाकी ये होम मिनिस्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, लेकिन उनको एज अ मेंबर काउंट नहीं किया जाता। और मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन के, उनको एज अ वाइस प्रेसिडेंट माना जाता है, बट उनको भी मेंबर में काउंट नहीं किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन ए। तो ये जो है थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। फर्स्ट गो में आपको लगेगा कि जो होम मिनिस्टर है वो चेयरमैन है, तो पार्ट होंगे इस काउंसिल के मेंबर में, उनको काउंट किया जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड ही है, इसमें आपको एलिमिनेशन ट्रिक और ये सब लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के लिए आप लोग कौन कौन क्या क्या तैयार करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। अब कौन कौन सी काउंसिल में पीएम प्रिसाइड करते हैं वो आप लोग देख लेना। फिर जोनल काउंसिल जो होती है उसको कौन प्रिसाइड करता है, उसमें चेयरमैन का रोल कौन प्ले करता है, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो रोटेशन बेसिस पे वाइस प्रेसिडेंट किस किस काउंसिल में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा मैं डिफ़िकल्ट साइड में मानूंगा, इतनी आसानी से ये सॉल्व नहीं होने वाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। हाउ मैनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023? 1, 2, 3, 4। तो अभी अब आप लोग पॉज करिए इस वीडियो को और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा खुद से। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, ये एक हाई पावर्ड बॉडी है जो टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, ताकि जो भी पॉपुलेशन में चेंज हुआ है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो पॉपुलेशन का, तो उसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो कायदे से तो इसको हर एक सेंसस के बाद कंडक्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहला जो डिलिमिटेशन कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 1952 में, दूसरा हुआ था 1963 में, तीसरा जो हुआ था वो 1973 में हुआ था, और जो चौथा है वो आपका 2002 में हुआ था। तो अब हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया गया था? तो जो आपका 42nd अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन को
फ्रीज़ कर दिया गया था 1971 के सेंसस के हिसाब से। उस पॉपुलेशन के बेसिस पे इसको फ्रीज़ कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो 84th अमेंडमेंट है आपका 2001 में, इसको दोबारा से फ्रीज़ कर दिया गया अप टू ईयर 2026। तो अभी जो हमारा बेस ईयर है पॉपुलेशन का, वो हम लोग 1971 लेके चल रहे हैं। उसी बेसिस पे हमारी जो सीट का एलोकेशन है लोकसभा का और स्टेट असेंबली का, वो है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि हाउ मैनी डीलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। तो इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। 1952, 63, 73 और 2002, ये 4 बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया डीलिमिटेशन कमीशन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के लिए आप लोग क्या क्या प्रिपेयर करोगे। तो जो डीलिमिटेशन कमीशन है, ये जो बॉडी है, इसके मेंबर में कौन कौन होते हैं वो आप देख लेना। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के अंडर में ये डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, तो आर्टिकल नंबर इसका आप देख लेना। फिर उसके बाद जो डीलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर होता है, उसको क्या कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं, वो देख लेना। क्योंकि ये सब एरिया से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, या अभी नहीं पूछे गए हैं तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है पूछे जाने की। बाकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951, ये दोनों से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें जो जो पॉइंट्स मेंशन है वो ध्यान से आप लोग देख लेना और पढ़ लेना। यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट एरिया है। चलिए अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 amends the 8th schedule to the constitution to include which of the following languages? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो अभी वीडियो पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर उसके बाद हम लोग इसको साथ में सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा खुद से। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जो अपना 8th शेड्यूल है, उसमें कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज को ऐड किया गया था। तो अगर आप 8th शेड्यूल की बात करो तो इनिशियली उसमें हमारे पास 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन टाइम पे उसको अमेंड किया गया और उसके बाद उसमें एडिशन हुआ। तो अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल 22 लैंग्वेज है। तो जो अपना पहला एडिशन हुआ था वो 21st अमेंडमेंट से हुआ था 1967 में, जिसमें सिंधी को ऐड किया गया था। तो ये 15th लैंग्वेज हो गई अपनी। फिर 71st अमेंडमेंट जो था अपना, उसमें 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। उसका मेमोनिक्स हम लोग यूज़ करते हैं निमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर उसके बाद 92nd अमेंडमेंट से 4 लैंग्वेज ऐड की गई, BDSM, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये 92nd अमेंडमेंट जो था वो आपका 2003 में हुआ था, और ये 71st अमेंडमेंट जो था ये आपका 1992 में हुआ था। तो टोटल जो लैंग्वेज अपनी हो गई वो हो गई 22। तो यहाँ पे यही पूछा है कि जो 71st अमेंडमेंट था उससे कौन कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। तो यहाँ पे नेपाली अपनी है, नेपाली ऐड किया गया, मणिपुरी ऐड किया गया था, और कोंकणी ऐड किया गया था। जो आपकी मैथिली है ये 92nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। यहाँ पे पूछ रहा है 71st अमेंडमेंट की बात, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1, 2 एंड 3 होगा, ऑप्शन ए। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये यूपीएससी में यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। तो अभी फ्यूचर के लिए आप लोग क्या क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे वो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज में कितने टोटल अमेंडमेंट हुए हैं। टोटल अमेंडमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में कितने हुए हैं ये आप प्रिपेयर कर लेना। 3 तो मैंने बता दिया है, एक और अमेंडमेंट हुआ था वो आप लोग खुद से सर्च करना, उसमें क्या कोई लैंग्वेज को ऐड किया गया था या फिर उसका नाम चेंज किया गया था, तो ये देख लेना।
फिर ऐसे ही क्लासिकल लैंग्वेज है, तो क्लासिकल लैंग्वेज को भी आप लोग देख लेना। क्लासिकल लैंग्वेज, उसका क्राइटेरिया क्या है, फिर कौन सी मिनिस्ट्री उस क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देती है, उसका बेनिफिट क्या है, अभी टोटल कितनी लैंग्वेज है क्लासिकल लैंग्वेज में। तो ये सब जो है वो आप प्रिपेयर कर लेना। यूपीएससी ये जो चीज़ें न्यूज़ में काफ़ी बनी रहती है, वहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, और ये रिपीटेड थीम है यूपीएससी का, तो ये आप प्रिपेयर कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने देखते हैं। यहाँ पे दिया है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है और यहाँ पे लीडर्स का नाम दिया है। भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। हाउ मेनी ऑफ द एबव आर करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन कौन सा करेक्टली मैच है ये आपको बताना है। तो वीडियो आप लोग पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को किस लीडर ने फॉर्म किया था। तो भारतीय जनसंघ ये जो पार्टी है ये 1951 में बनी थी और इसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही बनाया था। ये बेसिकली राइट विंग पार्टी थी, जिसको कि पॉलिटिकल विंग भी बोला जा सकता है आरएसएस का। तो जो पहला ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट मैच है। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, सोशलिस्ट पार्टी। तो ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी ये कांग्रेस का ही सब ब्रांच थी, जो कि 1934 में बनाई गई थी। इसको 3 लीडर्स ने मिलकर बनाया था, जयप्रकाश नारायण आपके, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव। ये तीनों ने मिलकर बनाया था। यहाँ पे दिया है सोशलिस्ट पार्टी श्री राजगोपालाचारी। तो ये जो मैच किया हुआ है ये रॉन्ग है यहाँ पे। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो है ये 1977 में बनाई गई थी बाबू जगजीवन राम के थ्रू, और इसमें बाबू जगजीवन राम के साथ में हेमवंती नंदा और एक और नंदिनी सतपथी करके एक थे, उन लोगों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी। और ये पार्टी का फॉर्मेशन जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने वाली थी उसी के जस्ट पहले हुआ था। अब लास्ट पार्टी अपनी देखते हैं। तो ये जो मैच किया हुआ है ये सही है। स्वतंत्र पार्टी। अब स्वतंत्र पार्टी जो है इसको क्लासिक लिबरल पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं। ये जो है राजगोपालाचारी ने बनाई थी ये पार्टी, क्योंकि कांग्रेस का जो इंक्लिनेशन था वो सोशलिस्ट साइड ज़्यादा हो रहा था जब जवाहरलाल नेहरू उसको लीड कर रहे थे। तो उसके रिबल में श्री राजगोपालाचारी ने ये पार्टी बनाई थी, स्वतंत्र पार्टी। तो ये जो मैच किया हुआ है कि आचार्य नरेंद्र देव, ये रॉन्ग है यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी का करेक्ट आंसर आचार्य नरेंद्र देव होता तो सही होता, और स्वतंत्र पार्टी का श्री राजगोपालाचारी होता तो सही होता। यहाँ पे ऑप्शन जो है लीडर्स का स्वैप कर दिया है। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 आपका रॉन्ग है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबव आर करेक्टली मैच। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ओनली 2। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये पूरा नॉलेज के बेसिस पे है। यहाँ पे आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद होगी तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और इस टाइप के क्वेश्चन से आप फ्यूचर के क्वेश्चन कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। अभी टोटल कितनी नेशनल पार्टी हैं वो आप देख लेना। जो पुरानी पार्टी हैं, ख़ास तौर से जिनका 100th या 125th या 150th एनिवर्सरी कंप्लीट हो रहा है, उन पार्टीज़ के बारे में आप डिटेल में देख लेना। जैसे अभी रिसेंट में जो है आरएसएस का 100 ईयर कंप्लीट हुआ है 2025 में। तो आरएसएस के इम्पॉर्टेंट फाउंडर जो हैं उनके बारे में आप थोड़ा देख लेना। पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी, पार्टी का मोटो क्या था, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा डिटेल में देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अपने। क्वेश्चन नंबर 74,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला है पावर ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड है इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा जो है द प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेलेक्ट द आंसर गिवन द कोड गिवन बिलो। तो अभी इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ और आंसर बताऊँगा। आई होप आप लोग ने खुद से इसको ट्राई किया होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला जो है द पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपना जो 74th अमेंडमेंट था 1992, उससे ये प्रोविज़न ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे सही दिया हुआ है। अब इमरजेंसी प्रोविज़न आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल आपका 352 से लेके 360 तक जो है वो आपका पार्ट 18 में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब ये इमरजेंसी प्रोविज़न जो है ये कहाँ से उठाया गया है ये आप एक बार देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूपीएससी का। फिर तीसरा ऑप्शन जो है वो दिया है प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का वो दिया हुआ है। तो ये पार्ट 20 में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, आई थिंक ये थर्ड जो ऑप्शन है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 66 इसी पे बेस्ड है। जो यहाँ पे ये ऑप्शन अच्छे से जानता होगा उसका 66 नंबर क्वेश्चन भी आसानी से बन गया होगा। तो ये आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में क्या चीज़ मेंशन है। तो यहाँ पे जो तीनों दिया हुआ है तीनों ही ऑप्शन सही है। सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के फ्यूचर के क्या क्या क्वेश्चन अब आप लोग प्रिपेयर करोगे वो मैं बता दूं। अब यहाँ पे जो शेड्यूल है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का वो देख लेना। टोटल कितने शेड्यूल होते हैं वो आप देख लेना। फिर जैसे आपका 9th, 10th, 11th और 12th, ये जो शेड्यूल है ये किस अमेंडमेंट से और कौन से ईयर में ऐड किए गए हैं ये आप प्रिपेयर कर लेना। फिर ऐसे ही ये क्वेश्चन जो था आपका पूछा हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से पूछा हुआ था। तो इनिशियली 22 थे, अभी कितने हो गए ये आप प्रिपेयर करना, और कौन से पार्ट में क्या मेंशन है ये प्रिपेयर कर लेना। इसके बहुत सारे मेमोनिक्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप मेमोराइज़ कर लेना। जैसे शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत फेमस मेमोनिक्स है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ऐसे आप मेमोनिक्स बना के जो आपके शेड्यूल है और जितने पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो आप मेमोराइज़ कर लेना, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है यूपीएससी का, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता ही है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। दूसरा है इंटर स्टेट माइग्रेशन इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। तीसरा है इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज़ अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। चौथा जो है कॉरपोरेशन टैक्स इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो अभी वीडियो पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करिए, फिर इसके डिटेल सॉल्यूशन पे हम लोग आएंगे कुछ देर बाद। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग ने खुद से ट्राई किया होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी एक स्मार्ट ट्रिक लगेगी जिसके थ्रू आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सपोज़ करो आपको ये चारों ऑप्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो आपका इंट्रा स्टेट होता है ये विद इन स्टेट होता है, और इंटर स्टेट बिटवीन स्टेट होता है।
इंटर स्टेट बिटवीन स्टेट्स और इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। कैसा पॉसिबल हो सकता है कि दो स्टेट्स की बात हो रही है और ये चीज़ जो है वो स्टेट लिस्ट में हो? ऐसा होगा तो लेजिस्लेटिव डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा, तो ये स्टेट लिस्ट में तो नहीं आने वाला। तो ए जो है ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, इंटर स्टेट माइग्रेशन इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। अब इंटर स्टेट माइग्रेशन, अब ये माइग्रेशन की बात दो स्टेट्स के बीच में बोल रहा है, तो ये स्टेट लिस्ट में तो आएगा नहीं, ये यूनियन लिस्ट में आएगा। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज़ अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। तो अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते हो और करंट वैसे भी ध्यान में होगा, तो कोविड टाइम में लोगों का माइग्रेशन हो रहा था, तो उसको कंट्रोल जो है वो यूनियन गवर्नमेंट कर रही थी, क्योंकि लोग अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टेट में जॉब के लिए थे और लॉकडाउन के टाइम पे वो माइग्रेट कर रहे थे। तो डिज़ीज़ के स्प्रेड को रोकने के लिए यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर थी। और यहाँ पे मल्टीपल स्टेट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो से ज़्यादा, तो इसका पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास होगा। दिया है यहाँ पे, इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज़ अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। तो ये करेक्ट हो सकता है। अब चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। ये जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो कॉरपोरेशन टैक्स है ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपके, तो ये तो स्टेट के अंडर में है ही नहीं। आपका जो यूनियन लिस्ट है उसमें एंट्री नंबर जो 85 है वो कहता है कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में लाई करेगा। तो जो चौथा ऑप्शन है वो भी गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर सी होगा। तो कभी कभी आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, जो पहला ऑप्शन है ना यहाँ पे कि द इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, ये स्टेट ने यूनियन लिस्ट के अंडर में आता है और यूनियन लिस्ट में इसकी एंट्री नंबर 42 है। वैसे ही इंटर स्टेट माइग्रेशन इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, ये यूनियन लिस्ट में आता है जो कि 81 नंबर पे है। इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज़ अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट, ये भी एंट्री नंबर 81 के अंडर में आता है। बाकी कॉरपोरेशन टैक्स का जो मेंशन है यूनियन लिस्ट में वो एंट्री नंबर 85 मैंने बता ही रखा है। तो अभी इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप जो है यूनियन जो अपना शेड्यूल 7 है उसमें यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं उन्हें एक मोटी मोटा आप देख लेना कि कौन सी सेंटर के साथ लाई करती है, कौन सी स्टेट के साथ लाई करती है और कौन सी चीज़ें कॉन्करेंट में आती हैं जिसमें दोनों सेंटर और स्टेट मिल के लॉ बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन और प्रिपेयर आप लोग कर लेना कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी? अंडर आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। ये रिपीटेड थीम है। आप लोग पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। आई गेस आप लोग ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा खुद से। तो चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन। इसमें जनरली ज़्यादातर जो बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है वो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के ही बीच में कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि आर्टिकल 15 जो है वो तो सीधे सीधे कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 जो है ये तो इससे रिलेटेड है ही नहीं राइट टू प्राइवेसी से। अब आर्टिकल 16 जो है वो आपका क्या कहता है वो कहता है गारंटी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16 जो है वो भी राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड नहीं है। अब आर्टिकल 19 जो है वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करता है। तो प्राइवेसी जो है वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस तो है फ्रीडम का, लेकिन एक्सप्लिसिट जो है राइट आपको नहीं देता प्राइवेसी का। वहीं आर्टिकल 21 की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अम्ब्रेला है
जिसके थ्रू राइट टू प्राइवेसी डिराइव हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो आपको लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देता है। तो आपका पुट्टास्वामी जजमेंट जो था आर्टिकल 21 को, वो डिफ़ाइन करता है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। यहाँ पे दिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द सुप्रीम कोर्ट प्लेस द राइट टू प्राइवेसी। तो ये दोनों ऑप्शन के बीच में ही आपको कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन अगर किसी ने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली एनालाइज़ किया होगा तो ये क्वेश्चन वो बहुत आसानी से बना लेगा। आई थिंक पुराना क्वेश्चन वही था कि राइट टू मैरी पर्सन ऑफ हिज और हर ओन चॉइस लाई अंडर विच आर्टिकल। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अभी आप फ्यूचर के लिए क्या क्या प्रिपेयर करोगे वो बता देता हूँ। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 तक एक एक आर्टिकल आपको वर्ड बाय वर्ड मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सिटीजनशिप और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, यहाँ से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और किस आर्टिकल में स्पेसिफिकली क्या मेंशन है वो डायरेक्टली पूछता है। तो ये आपको एकदम अच्छे से वर्ड बाय वर्ड मेमोराइज होना चाहिए। फिर बाकी आपका सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट जजमेंट हैं वो आपको याद होने चाहिए, जैसे आपका 1950s का क्या जजमेंट था, फिर 1967 में कौन सा जजमेंट आया, फिर 1973 सबसे फेमस जजमेंट, फिर 1978। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है, मिनर्वा मिल केस 1980, इंदिरा स्वाने जजमेंट 1992, ये सब जो है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का वो देख लेना, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अपना जो लॉ है उसको मॉडिफाई करते हैं। तो ये सब जो जजमेंट है ये यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट एरिया हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। पहला है इनिशियली इट वॉज एन एडहॉक कमिटी। दूसरा है ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटेड टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। तीसरा है दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज़ सब जुडिस। सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ये क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करो एक बार। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो अब यहाँ पे एथिक्स कमेटी के बारे में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमेटी इन लोकसभा आर करेक्ट। इनिशियली इट वाज अ एडहॉक कमेटी। तो जो आपकी एथिक्स कमेटी है वो इनिशियली फॉर्म की गई थी मार्च 2000 में, 13th लोकसभा, और 15 ईयर्स के बाद अगस्त 2015 में इसको परमानेंट कर दिया गया था। तो जो पहला ऑप्शन है कि इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेन रिलेटेड टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो जहाँ तक कंप्लेन की बात है, कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो भी लोकसभा के मेंबर के अगेंस्ट कंप्लेन रेज कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जो आपका सिटिंग एमपी है वो उसे फॉरवर्ड करे और उसे ये डिक्लेरेशन करना होगा कि जो कंप्लेन की गई है वो गुड फेथ में है। तो यहाँ पे जो दिया है कि ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेन रिलेटेड टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ये गड़बड़ है। ऑर्डिनरी सिटीज़न भी आपका कंप्लेन कर सकता है, तो उस हिसाब से ये जो दूसरा ऑप्शन है ये आपका गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज़ सब जुडिस। तो लोकसभा में ऐसा कोई भी मैटर जिस पे अभी जुडिशियल जजमेंट नहीं आया है या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, उस पे जनरली लोकसभा या राज्यसभा डिस्कशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वैसे ये जो कमेटी है उसके बारे में बोल रहा है कि द कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज़ सब जुडिस। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ऐसा कोई भी मैटर जो सब जुडिस है यही नहीं, बल्कि कोई भी मैटर जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उस पर भी जो है वो कमेटी जो है उस पर डिस्कशन या फिर
ये सब चीज़ों को नहीं उठाती है। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। तो दिया सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 और 3 है। सेकंड दिया है कि कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते, कि मेंबर ही सिर्फ कंप्लेन कर सकते, तो दूसरा वाला तो ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन है, ऐसा ये इसलिए है क्योंकि जैसे किसी भी चीज़ की इंक्वायरी चल रही है ना, तो उससे डिस्कशन से वो इन्फ्लुएंस ना हो, इस वजह से जो कमिटीज़ हैं वो अवॉइड करती हैं डिस्कशन या फिर कमेंट्री किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो कि इन्वेस्टिगेशन या किसी चीज़ में अभी कंटिन्यू है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के क्वेश्चन आप क्या प्रिपेयर करोगे। पार्लियामेंट में जो है कितने टाइप की आपकी कमिटीज़ बनती हैं ये देख लेना। फिर उसके बाद कौन सी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं वो देख लेना। कमेटी की स्ट्रेंथ कितनी होती है वो देख लेना। फिर राज्यसभा और लोकसभा किस कमेटी में किस हाउस से कितने मेंबर्स आते हैं ये आप देख लेना। उस कमेटी को प्रिसाइड कौन करता है ये देख लेना। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या रोल होता है किसी कमेटी में चूज़ करने में और उसका मेंबर अपॉइंट करने में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यूपीएससी हमेशा पूछता है। तो ये सब एरिया जो है काफ़ी फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, तो इसको आप लोग थोड़ा डिटेल में देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम। पहला ऑप्शन है प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा। दूसरा ऑप्शन कहता है दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 years आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है देयर आर प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो अभी इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा खुद से। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था, क्योंकि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2023 में जो आया था। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो बोल रहा है कि प्रोविज़न विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा, लेकिन किसी ने इस अमेंडमेंट को डिटेल में पढ़ा हुआ होगा तो उसमें ये क्लियर कट मेंशन था कि ये जो 2024 का आपका जनरल इलेक्शन है उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा, जब ये आपकी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट हो जाएगी उसके बाद। तो जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, ये 18th लोकसभा की बात कर रहा है और बिल में क्लियर कट मेंशन है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। तो ऑप्शन 1 जो है वो रॉन्ग है। अब दूसरा ऑप्शन क्या कहता है दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 years आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही दिया है, क्योंकि इसमें एक सनसेट क्लॉज है अंडर आर्टिकल 334A कि जब भी ये बिल इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद 15 साल बाद ये जो बिल है वो कैंसिल हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल पार्लियामेंट जो है लॉ पास करके इसको एक्सटेंड करेगी। तो जो दूसरा ऑप्शन है कि दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 years आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट, ये बिल्कुल सही है। अब तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर रहा है कि जो वुमेन है उनको एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोटा मिलेगा फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो 1/3 जो उनकी सीट होगी वो रिज़र्व होगी SC और ST कम्युनिटी के लिए जो रिज़र्व है सीट उसमें। तो ये जो बिल आया है ये कहाँ कहाँ के लिए एप्लीकेबल है, तो ये आपका लोकसभा के लिए एप्लीकेबल है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एप्लीकेबल है, और लेजिस्लेटिव असेंबली आपका जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वहाँ के लिए एप्लीकेबल है। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है। तो इसमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो पहला वाला तो ऑप्शन मैंने बताया ही कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जब कंप्लीट होगी उसके बाद इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो पहला रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अगर किसी को ये पता है कि पहला ऑप्शन जो है रॉन्ग दिया हुआ है तो एलिमिनेशन टेक्निक से वो सही आंसर पे पहुंच जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन में जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग कुछ कुछ ट्रिक भी सीख रहे होगे
कि कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट पहचानना है, फिर एलिमिनेशन टेक्निक कैसे अप्लाई करनी है, और जो यूपीएससी वर्ड प्ले यूज़ करता है उसको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अभी इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अभी फ्यूचर के लिए अभी क्या क्या आप लोग प्रिपेयर करोगे वो मैं बता रहा हूँ। जो ये एससी और एसटी की जो सीट रिज़र्व की जाती है पार्लियामेंट में, वो कौन से आर्टिकल के अंडर में आती है वो आप देख लेना दोनों के लिए। और जो सीट के रिज़र्वेशन का एक्सटेंशन है उसके जो अमेंडमेंट है वो उनका डेट, मतलब ईयर की बात मैं कर रहा हूँ, और अमेंडमेंट नंबर वो आप देख लेना, टोटल कितनी बार अमेंड हुआ है। और अभी जो एक्सटेंशन मिला है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीट रिज़र्व रहे पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में, वो कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है वो आप देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। A writ of prohibition is an order issued by Supreme Court or High Court to a government officer prohibiting him from taking a particular action। दूसरा है द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ लॉ ऑन प्रोहिबिशन। तीसरा है द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस। चौथा है द गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी। तो अभी आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, फिर इसको डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा खुद से। चलिए अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये बात कर रहा है जुडिशरी जो अपना रिट है वो एक्सरसाइज कब करती है और किसके अगेंस्ट में। तो यहाँ पे जो रिट मेंशन है वो प्रोहिबिशन या प्रोहिबिशन की बात हो रही है। तो पहला जो ऑप्शन है, क्वेश्चन ये है कि अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज़ एन ऑर्डर इश्यू बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन। तो जो प्रोहिबिशन वाला है ये जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए यूज़ नहीं किया जाता। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए मैंडामस यूज़ किया जाता है। तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन, यहाँ पे जुडिशरी को यूज़ भी करना होगा अपना रिट पावर, तो मैंडामस यूज़ करेगी। तो पहला जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि दी पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ लॉ ऑन प्रोहिबिशन। अब अगर जुडिशरी अपना प्रोहिबिशन वाला रिट यूज़ करेगी अगेंस्ट पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये आपका आर्टिकल 50 का वायलेशन हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो प्रोहिबिशन का यहाँ पे तो यूज़ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब लिखा है कि द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस। तो जैसे लोअर कोर्ट जो हैं, जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई या फिर आपकी ट्रिब्यूनल हो गई, जब वो अपना जुरिडिक्शन से ज़्यादा काम करती हैं, कोई ऐसा केस लेती हैं जो उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता, तो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो उनको प्रोहिबिट करती है वो मैटर लेने से। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो सकता है। बाकी चौथा ऑप्शन भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। द गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी। तो जो लास्ट का है द गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी, जो हायर जुडिशरी होती है वो अंडर आर्टिकल 13 जुडिशल रिव्यू करती है। कोई भी जो लॉ पास होता है आपकी स्टेट असेंबली से या फिर पार्लियामेंट से, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो उसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर देती है जुडिशरी। तो उसके लिए जुडिशरी जो है रिट यूज़ नहीं करती है। तो जो चौथा ऑप्शन है वो भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अब फ्यूचर के क्या क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो रिट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये कौन से आर्टिकल के अंडर में इशू करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है और हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है वो आप देख लेना। फिर कितने टाइप के रिट होते हैं,
तो वो आप देख लेना। फिर कौन सा रिट किसके अगेंस्ट में यूज़ होता है और उसकी मीनिंग क्या होती है वो आप एक बार देख लेना। जैसे कि हैबे कॉर्पस जो है वो प्राइवेट के अगेंस्ट में इशू कर सकती है कि नहीं जुडिशरी। मैंडमस किसके अगेंस्ट में यूज़ करती है, प्रोहिबिशन किसके अगेंस्ट में यूज़ करती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो प्रोहिबिशन से रिलेटेड है। फिर सर्टियोरारी है वो किसके अगेंस्ट में यूज़ होता है। क्यू वारंटो जो है वो जुडिशरी किसके अगेंस्ट में यूज़ करती है। फिर किसका जो रिट जुरिडिक्शन है वो ब्रॉड है, सुप्रीम कोर्ट का है कि हाई कोर्ट का है। तो इस टाइप के आप मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम करती है। जुडिशरी वाले थीम का वेटेज भी अच्छा खासा है आपकी यूपीएससी में, तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना। प्लस जो आर्टिकल है आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, वो कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है वो डिटेल में एक एक आर्टिकल देख लेना। क्योंकि जजेस का अपॉइंटमेंट, फिर जो सीट है आपकी सुप्रीम कोर्ट की, फिर कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट यूज़ करता है, जैसे अयोध्या वर्डिक्ट में एक बार उसने यूज़ किया था। तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना, क्योंकि ये सब पुराने क्वेश्चंस में पूछा हुआ है और फ्यूचर में भी इसी के आसपास से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करेगी। चलिए अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज़ अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या कहता है, अ कम्युनिटी डिक्लेयर एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। 1, 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉर 2। तो अभी इसको आप लोग पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा खुद से। तो अभी इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो आपका क्या कहता है कि इट इज़ अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो अंडर आर्टिकल 342 सब क्लॉज 1 इसमें क्लियर कट मेंशन है कि जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर करते हैं कि कौन सी ट्राइब जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में आएगी। और ये जो लिस्ट होती है इसको पार्लियामेंट जो है मॉडिफाई करती है आर्टिकल 242 सब क्लॉज 2 के अंडर में लॉ के थ्रू पास करती है। तो ये डिसाइड होता है कि कौन सी कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड होगी या एक्सक्लूड होगी। तो जो पहला ऑप्शन दिया है कि इट इज़ अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ शेड्यूल ट्राइब, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑल्दो जो गवर्नर होता है उस पर्टिकुलर स्टेट का, उसको प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं। बाकी ये जो पावर होता है डिक्लेयर करने का, ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। अब दूसरा ऑप्शन आपका क्या कहता है कि अ कम्युनिटी डिक्लेयर एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट सो इन अनदर स्टेट। ये आपका जो है ये बिल्कुल सही है कि जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट में एक कम्युनिटी जो है वो बहुत मार्जिनलाइज्ड है, उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ है, तो उसको वहाँ पे तो प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया शेड्यूल ट्राइब। बट वहीं दूसरे स्टेट में उसका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो उतना बैकवर्ड भी नहीं है, तो हो सकता है उस स्टेट में उसको एज अ जनरल या ओबीसी या एससी एसटी किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो जो दूसरा ऑप्शन है कि अ कम्युनिटी डिक्लेयर एज अ शेड्यूल ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, अगर किसी को आर्टिकल 342 के बारे में थोड़ा भी आइडिया होगा तो वो ये आसानी से ये क्वेश्चन कर लेगा। और दूसरा वाला जो है वो थोड़ा आप कॉमन सेंस लगा के भी डिराइव कर सकते हो कि आपका सेम स्टेटस हर स्टेट में नहीं होता, वो वेरी करता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के थ्रू आप फ्यूचर के क्या क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे वो मैं बता देता हूँ। जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। तो प्रेसिडेंट का फंक्शनिंग, प्रेसिडेंट की पावर और गवर्नर की फंक्शनिंग और गवर्नर की पावर, उसमें क्या डिफरेंस है वो आप देख लेना। जैसे कि पार्डनिंग पावर है तो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर जो है वो कौन कौन सी है, गवर्नर के पास कौन कौन सी है, वो आप डिटेल में देख लेना। फिर जैसे शेड्यूल एरिया हो गया, वो कौन डिक्लेयर करता है, अदर शेड्यूल एरिया, फिर वहाँ पे पार्लियामेंट का लॉ इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में देख लेना। मैं आपको फ्यूचर के वही क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा हूँ जो ज़्यादातर रिपीटेड थीम है और बार बार यूपीएससी उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन फ्रेम करता है। ये बेयर मिनिमम है जो आपको प्रिपेयर करके जाना है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
पहला ऑप्शन क्या कहता है, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ले द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई करिए खुद से। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा खुद से। तो चलिए इसको खुद से हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन जो है वो बात कर रहा है कि द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ले द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जैसा कि आपने पॉलिटी में डिटेल में पढ़ा है कि जितना भी बिज़नेस या जितनी भी ट्रीटी जो भी कंडक्ट होती है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो प्रेसिडेंट के नाम पे कंडक्ट होती है। तो यहाँ पे दिया है कि द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ले एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मेंशन किया है, ये प्रेसिडेंट होना चाहिए। और आर्टिकल 112 आप जब देखोगे तो उसमें भी एक क्लियर कट मेंशन है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ये फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, जिसको कि दोनों हाउसेस के सामने रखा जाता है। अब दूसरे, तो पहला ऑप्शन जो है ये अपना रॉन्ग है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल सही है। अभी आप अंडर आर्टिकल 113 देखोगे क्लॉज 3, तो उसमें ये क्लियर कट मेंशन है कि नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। ये बेसिक क्वेश्चन था, जिसको पॉलिटी का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको ये प्राइम मिनिस्टर पढ़ते ही ये क्लियर कट हो गया होगा कि ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। और जितने भी बिल हैं जैसे मनी बिल खास तौर से, तो वो विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ही इनिशिएट किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के आप क्या क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे वो मैं बताता हूँ आपको। अभी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उसके बारे में आप लोग देख लेना, फिर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसको देख लेना, फिर आर्टिकल आपका 109 से लेके आर्टिकल 115, एक एक आर्टिकल को डिटेल में आप लोग देख लेना कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। और मनी बिल जैसे हो गया, तो मनी बिल कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है, जो सर्टिफिकेट है वो कौन देता है, और किसका सर्टिफिकेट फाइनल होता है कि ये मनी बिल है कि किस टाइप का बिल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप खुद से देख लेना। बाकी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एनालाइज करो इसी पैटर्न पे, तब आपको एक थीम पता चलेगी कि यूपीएससी कहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। यहाँ पे दिया है, विथ रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स while any resolution for the removal of the speaker of the Lok Sabha is under consideration। पहला है he she shall not preside, दूसरा है he she shall not have right to speak, तीसरा है he she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance। which of the following statement given above is are correct। तो इसको एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया होगा। अच्छा, अभी स्पीकर जो है इस साल स्पीकर जो ओम बिरला है अपने, वो न्यूज़ में है। उनका जो रिमूवल प्रोसीजर था वो डिफ़ीट हुआ है, तो स्पीकर से प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा यूपीएससी क्वेश्चन पूछे। तो आप स्पीकर वाला जो रोल फंक्शनिंग ये सब जो है बहुत डिटेल में पढ़ लेना। तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन ही शी शैल नॉट बी प्रिसाइड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपका आर्टिकल जो 96 है उसका सब क्लॉज 1 वो ये बोलता है कि जब भी स्पीकर को जो है
रिमूव करने का प्रोसीजर इनिशिएट होगा तो स्पीकर जो है वो प्रिसाइड नहीं करेंगे एज अ स्पीकर ऑफ हाउस। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो आपका वायलेट होगा। आप खुद ही अपने केस में जज हो तो जस्टिस करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है कि ही शी शैल नॉट प्रिसाइड, ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि ही शी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक। तो आर्टिकल 96 का सब क्लॉज 2 जो है वो एक्सप्लिसिटली गारंटी करता है कि स्पीकर के पास राइट टू स्पीक, जैसे कि किसी ऑर्डिनरी मेंबर के पास होता है लोकसभा के। वो इसलिए है ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए एज अ रेगुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो दूसरा ऑप्शन है कि शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, ये रॉन्ग है। अब तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या कहता है कि ही शी शैल नॉट बी एंटाइटल टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो 96 का ये सब क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि स्पीकर के पास जो है वो वोटिंग राइट है फर्स्ट इंस्टेंस में। जब स्पीकर प्रिसाइड करते हैं एज अ चेयरमैन ऑफ लोकसभा तो फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 100। जब टाई हो जाता है तभी वो वोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब उनके रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा होता है तो अंडर आर्टिकल 96 सब क्लॉज 2 ये जो राइट है वो फ्लिप हो जाता है। उनके पास जो वोटिंग का राइट होता है वो फर्स्ट इंस्टेंस में ही उनको मिल जाता है। तो वो जैसे ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं लोकसभा के, वैसे ही वो भी वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है कि शैल नॉट बी एंटाइटल टू वोट ऑन रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये रॉन्ग है। तो दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज़ आर करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, 1 ओनली। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे स्पीकर का क्वेश्चन दिया हुआ है तो अभी फ्यूचर के लिए आप क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करोगे वो मैं बताता हूँ आपको। कि जो स्पीकर का रोल है वो क्या होता है लोकसभा में, उससे रिलेटेड आप थोड़ा पढ़ लेना। फिर स्पीकर के रिमूवल के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है कि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो आप देख लेना। फिर ऐसे ही जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो देख लेना। फिर चेयरमैन और स्पीकर ये दोनों के पैरेलली पावर देख लेना। फिर प्रिविलेज देख लेना। फिर इनका जो रिमूवल प्रोसीजर है वो देख लेना। और जब जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउस की तो उसको कौन प्रिसाइड करते हैं, तो ये सब आप टॉपिक प्रिपेयर कर लेना। काफ़ी ज़्यादा मतलब इधर से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। मतलब आपका पार्लियामेंट चैप्टर में स्पीकर के बारे में, फिर बिल से रिलेटेड जो जॉइंट सिटिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये सब से रिलेटेड बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देख लेना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 94 में, विथ रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स रेजोल्यूशन। दूसरा है अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तीसरा स्टेटमेंट जो है अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज हर इंटेंशन टू समन द हाउस टू अ जॉइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो चलिए साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। तो आपका अंडर आर्टिकल 107 सब क्लॉज 5 क्या कहता है कि जो भी बिल ओरिजिनेट होगा लोकसभा में या फिर उसे ट्रांसमिट किया जाएगा राज्यसभा के थ्रू, वो लैप्स कर जाएगा जब भी लोकसभा डिसॉल्व होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हाउस है वो डिसॉल्व हो गई है, तो जो भी उसका पेंडिंग बिजनेस होगा वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, टोटली वाइप आउट। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन, ये करेक्ट है।
दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि अ बिल पास बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। सेम वही आर्टिकल 107 में जो मैंने आपको बताया था कि जो बिल है वो एक डिसॉल्व लोकसभा का बिल है जो कि पेंडिंग है राज्यसभा। तो जो लोकसभा है वो ऑलरेडी डिसॉल्व हो गई है, यहाँ पे जो मैंडेट है वो एक डिसॉल्व लोकसभा का है, तो वो बिल ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि अ बिल पास बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो लॉजिकली आप सोचो कि जो बिल है वो कैरी कर रहा है मैंडेट उस लोकसभा का जो कि डिसॉल्व हो गई है, तो जो भी नई लोकसभा इलेक्ट होके आएगी उसके पास फ्रेश मैंडेट होना चाहिए ना नया बिल पास करने का, तो इसलिए जो बिल है वो लैप्स कर जाएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो करेक्ट है। अब तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज हिज हर इंटेंशन टू समन द हाउस टू अ जॉइंट सिटिंग लैप्सेज ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ये एक्सेप्शन है अंडर आर्टिकल 108 सब क्लॉज 5। ये है कि जब प्रेसिडेंट ऑलरेडी नोटिफाई कर देंगे अपना इंटेंट, दोनों हाउस को समन करेंगे जॉइंट सिटिंग के लिए, तो वो जो बिल है वो लैप्स नहीं करेगा। ऐसा ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे दोनों हाउसेस के बीच में कभी कभी जैसे डेडलॉक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट नोटिफाई कर चुके हैं तो वो बिल जो है लोकसभा का वो लैप्स नहीं होगा। तो जो तीसरा ऑप्शन है कि अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई हिज और हर इंटेंशन टू समन द हाउस टू अ जॉइंट सिटिंग लैप्सेज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ये रॉन्ग है। वो बिल जो है लैप्स नहीं करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम पहले भी पूछा गया है कि कौन से हाउस से बिल जब पास किया जाएगा और दूसरे हाउस में पेंडिंग रहेगा तो कब वो बिल लैप्स करेगा और कब वो बिल लैप्स नहीं करेगा। तो इसके लिए एक आप टेबल प्रिपेयर कर लेना कि बिल जो है वो कौन से हाउस से इनिशिएट हो रहा है और फिर वो हाउस डिसॉल्व हो गया तो उस बिल का क्या होगा, वो लैप्स करेगा या फिर कंटिन्यू रहेगा। अब जैसे कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊं, तो जैसे कोई बिल है वो राज्यसभा में पेंडिंग है बट लोकसभा के थ्रू पास नहीं किया गया है, तो वो बिल जो है वो लैप्स नहीं करेगा। अब ऐसा कोई बिल जो दोनों हाउस से पास किया गया है लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट का एसेंट है वो अभी मतलब बचा हुआ है, तो उस केस में भी बिल लैप्स नहीं करेगा। फिर जैसे कोई बिल है प्रेसिडेंट के थ्रू रिकन्सिडरेशन के लिए रिटर्न किया गया है, तो उस केस में भी वो जो बिल है वो लैप्स नहीं करेगा। तो ऐसे करके मल्टीपल केसेस आप देख लेना कि किस केस में बिल लैप्स करेगा और किस केस में बिल लैप्स नहीं करेगा। फिर अब फ्यूचर के लिए और क्या आप देख सकते हो कि जो जॉइंट सिटिंग है दोनों हाउस की वो किस केस में होती है और किस केस में नहीं होती है, ये आप प्रिपेयर कर लेना। और जो जॉइंट सिटिंग होती है उसको प्रिसाइड कौन करता है ये आप देख लेना। तो ऐसे ऐसे करके मल्टीपल क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना। अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरा है प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस इज़ जनरली डन आफ्टर द हाउस इज़ एडजर्न साइन डाई बट देयर इज़ नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज़ इन सेशन। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव in exceptional circumstances does so on the advice of the council of ministers. Which of the following statement given above is are correct? तो ये क्वेश्चन को एक बार आप लोग ट्राई करो खुद से। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा खुद से सॉल्व करने का। चलिए फिर ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो प्रोरोगेशन ऑफ हाउस है वो तो प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है अंडर आर्टिकल 85 सब क्लॉज 2।
लेकिन यहाँ पे जो बाद का स्टेटमेंट दिया है कि डज़ नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 74 जो है प्रेसिडेंट वर्क करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड होते हैं एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो रहता है उसके थ्रू। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग दिया है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस इज़ जनरली डन आफ्टर द हाउस इज़ एडजर्न साइंड आई। ये सही है कि एडजर्नमेंट साइंड आई जो होता है वो पार्लियामेंट की जो सिटिंग होती है उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए टर्मिनेट की जाती है, और ये जनरली आपके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ना उनके थ्रू किया जाता है। तो यहाँ तक तो सही है। फिर लिखा है बट देयर इज़ नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज़ इन सेशन। ये भी बिल्कुल सही है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे किसी भी हाउस को प्रोरोगेट नहीं कर सकते हैं जो कि हाउस सेशन में है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो यही डिफाइन कर रहा है कि देयर इज़ नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज़ इन सेशन। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब अपना तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज़ डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल सही है कि जो डिसोल्यूशन होता है लोकसभा का वो प्रेसिडेंट के ही थ्रू किया जाता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु सेव इन एक्सेप्शन सर्कमटेंसेज डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इन जनरल तो अंडर आर्टिकल 74 एड और एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, लेकिन जब कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपने डिस्क्रिशन पे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो जो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है ये भी बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है यही चीज़। तो इसका जो ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज़ आर करेक्ट, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो आई होप जो अभी हम लोग ने तरीका अप्लाई किया है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का साथ में वो आप इंजॉय कियोगे। अब फ्यूचर क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग क्या प्रिपेयर करोगे कि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है वो किस किस केस में अपना डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं, और जैसे प्रेसिडेंट का वीटो पावर हो गया तो वो सब के बारे में आप देख लेना। प्रेसिडेंट और गवर्नर यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछता है, तो इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करना और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ आप सॉल्व करो। तो जो थीम है ना एलिमिनेट कैसे करते हैं और फिर कैसे स्मार्ट गैस करते हैं वो सब आप वैसे ही सीखोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। बाकी अभी नया सोर्स कोई मत आप उठाना, जो भी आपका सोर्स है जिसको आपने पहले से पढ़ रखा है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, और PYQ को जितने भी उसके ऑप्शन है उसको एक एक ऑप्शन को आप एज अ क्वेश्चन फ्रेम करके उसी के अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी यहाँ पे लास्ट में जो है, अच्छा ये मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर कर रखा था कि मेरा जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो मैंने कंप्लेन तो रेज़ कर रखी है बट अभी भी वो रिज़ॉल्व नहीं हुआ है। तो आप मुझसे कनेक्ट करने के लिए ये आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो मेरे चैनल पे। ये लिंक है टेलीग्राम का, इस पर आप कमेंट करो कि और फर्दर क्या आपके साइड से सजेशन है जो कि मैं लूँ और आपको ईजी हो एग्ज़ाम टैकल करने में। ये एक चार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए शेयर किया है इसमें जैसे ये आर्टिकल है ना आर्टिकल 1, 2, 3, 4, तो इसमें जो वर्ड दिया हुआ है आर्टिकल 1 है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, दूसरा है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ये थोड़ा ब्लर है, आप इसको नेट से डाउनलोड कर लेना HD प्रिंट में या फिर मार्केट से ख़रीद लेना। तो ये जो है आर्टिकल 1 से लेके ये जो आपका पूरा दिया हुआ है आर्टिकल 51K तक, ये आपको एक एक वर्ड अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये एरिया से आपके। फिर उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के ओथ से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जैसे यहाँ पे मैंने कुछ मार्क कर रखा है आर्टिकल 74, 75, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76। तो ये सब आर्टिकल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा MCQ के थ्रू प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपसे आर्टिकल नंबर दे के पूछ लेता है उसके बारे में डिटेल, या उस आर्टिकल में क्या डिफ़ाइन है वो चीज़ पूछ लेता है।
तो इस तरीके से आपको यूपीएससी काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो इसमें मैंने बहुत सारे आर्टिकल मार्क कर रखे हैं, वो एक बार आप देख लेना। फिर ये पंचायत का आर्टिकल 243 से लेके फिर 243 ZG तक, ये आप एक एक आर्टिकल देख लेना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे करके ये चार्ट के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट मिनट पे अपना पॉलिटी का रिवीजन करना। ये कॉर्नर में जो दिया है, ये जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, उससे रिलेटेड है। तो ये एक बार आप गो थ्रू करना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, 111 एसेंट टू अ बिल, तो ये सब आप देख लेना। फिर यूनियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 से 147, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, ये सब आप डिटेल में देख लेना। जैसे ये जो आर्टिकल 142 है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में। तो ऐसे करके आप अपना पॉलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो, क्योंकि वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट है यूपीएससी का। इसमें आउट ऑफ 18-19 क्वेश्चन आप 90-95% क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो, और ये आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। इससे आपका प्री क्लियर भी हो सकता है और रुक भी सकता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें 2023 का पॉलिटी वाला जो क्वेश्चन है उसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर 22 और फिर 21, तो हमारे 5 साल के पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी का देखेंगे। तो जो भी आपके सजेशन या कमेंट होंगे वो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ लेना, और पॉसिबल हो तो आप लोग ग्रुप वाले में आ जाना। उसमें जो भी फाइल या पीडीएफ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलो, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।